हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिए जाने वाले प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 9 का प्रैक्टिस पेपर हम देख रहे हैं। सब्जेक्ट है साइंस विज्ञान। इसी तरह सभी सैंपल पेपर या इसी तरह से हम कह सकते हैं सभी प्रैक्टिस पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आज की हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस का एग्जाम है 3 घंटे का, 9th क्लास की बात हो रही है और 80 मार्क्स का इसका एग्जाम है। तो आइए देखते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को हम बाद में अच्छे से समझेंगे। अभी फटाफट हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं सेक्शन 1 खंड ए में से। क्वेश्चन नंबर 1, विसरण की दर अधिकतम होगी, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन विल बी हायर। तो डिफ्यूजन की रेट हायर कब होगी, विसरण की दर अधिकतम कब होगी? तो देखो, विसरण क्या होता है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिक्स हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो विसरण की जो सबसे ज्यादा दर अधिक होगी वो होगी गैस में। हम यहाँ कह सकते हैं डी, गैस के अंदर क्या होगी? सबसे अधिक होगी। क्यों होगी ये समझिए। जैसे हम एक अगरबत्ती एक रूम में चलाते हैं तो एक कुछ ही सेकंड्स में क्या होता है, पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि जो अगरबत्ती जो पदार्थ है वो बहुत शीघ्रता से क्या करती है, जो हवा है या जो गैस है उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय द हीटिंग वाटर इज। तो देखो, हमें पता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मतलब वो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर पर बॉयल होता है, 100 डिग्री। तो चाहे नॉर्मल कंडीशंस में करोगे तो वो 100 डिग्री से कितना भी आप उसको ज़्यादा हीट कर दो, वो 100 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा बॉयल नहीं होगा। अगर ज़्यादा बॉयल आप करोगे तो क्या होगा? वो स्टीम भाप बनकर क्या होगा? उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया। सोडियम का प्रतीक है, द करेक्ट सिंबल ऑफ द सोडियम एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा उसका? Na, जिसमें N कैपिटल होगा और A क्या होगा? स्मॉल होगा। तो A आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण, तो सोडियम क्लोराइड को हम किस तरह से लिखते हैं? NaCl से लिखते हैं। तो अब इसके अंदर से आपको देखना है कि Na और Cl, इनको आपको क्या बताना है? आवेशित कण। द कॉन्स्टिट्यूशन चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में जो आयंस है उनके बारे में आपको बताना है। तो क्या होता है? Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, मतलब कि सोडियम क्या है? धनायन है और क्लोराइड क्या है? नेगेटिव आयन। तो देखो कहां पर है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये लिखा है धन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले धन आवेशित सोडियम आयन एंड ऋण आवेशित क्लोराइड आयन। देखो ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक बार देखो, धन आवेशित सोडियम आयन एंड ऋण आवेशित क्लोराइड आयन। तो देखो यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। अब परमाणु कण और उनका सही निरूपण बताइए। द सबटोनिक पार्टिकल्स द एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, हमें पता है 3 होते हैं उसके अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी बात को लेना है हमको। प्रोटॉन को देखो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। तो इन्हीं दोनों को लेते हुए देखो कौन सा आंसर करेक्ट है, जिसमें 2nd एंड 4th दिया गया है। तो सी आंसर यहाँ पे हमारा 5th का सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ही आप सी आंसर यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। द नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 14। तो देखो हमें पता है कि वैलेंसीज क्या होती है, उसकी शेल होती है 248। तो सबसे पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उसके बाद जो शेल होगी उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 8 प्लस कितना हो जाएगा? 4। मतलब कि 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनकी क्या है, जो अभी क्या है? वैलेंसी है, मतलब वो और किसी के साथ बाइंड होना चाहेंगे अभी। तो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, और उन्हें हम क्या कह देंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या उन्हें क्या कह देंगे? वैलेंसी कह देंगे। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया। सामान्य पादप कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने के कारण बताइए। जनरली न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड। जैसे कि ये क्या दी गई? प्लांट सेल दी गई है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है यहाँ पे एकदम सेंटर में ना होकर एकदम कोने में होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? लार्ज साइज की क्या होती है? इसके अंदर वैक्यूल होती है। तो बड़े आकार की राजधानी यहाँ पे आप लिखेंगे। देखो ये रहा इसका आंसर, लार्ज साइज वैक्यूल के कारण जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा एकदम सेंटर में ना होकर साइड में चला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है, जेंथियम एंड पार्थेनियम उदाहरण है। जेंथियम एंड पार्थेनियम आर एग्जाम्पल ऑफ वीड्स के, खरपतवार के एग्जाम्पल है, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, विच इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, रक्त, उपास्थि, चिकनी पेशी और डी पे है अस्थि, ब्लड, कार्टिलेज, स्मूथ मसल्स एंड बोन। तो देखो जब आपने संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, ब्लड होता है, कार्टिलेज होता है और बोन होते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर, क्योंकि उन्होंने कहा है कौन सा नहीं होता है, चिकनी पेशी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब क्या कहा गया है, ध्वनि तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज। तो देखो क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या उनके बीच में रिलेशन है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v इक्वल किसके आ जाएगा, v इक्वल आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल किसके हो जाएगा, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये होता है इसका फॉर्मूला, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पे ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पशुपालन किसके लिए किया जाता है, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर। तो पशुपालन किसके लिए किया जाता है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए बिल्कुल किया जाता है, मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए, कृषि कार्य के लिए भी बिल्कुल किया जाता है और अंडा उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड थर्ड नहीं दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है मांस उत्पादन के लिए भी क्या किया जाता है, कृषि उत्पादन का जो काम है वो किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 11th में हो जाएगा ए आंसर करेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो अंडा उत्पादन के लिए जो पशुपालन है या हम कहें कैटल हस्बेंड्री है वो नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, स्वर नोट क्या है उसके बारे में पूछा गया, नोट, व्हाट इज अ नोट। तो देखो नोट हम क्या कह रहे हैं, ध्वनि या स्वर के बारे में यहाँ पे बात करें तो जब बहुत सारी साउंड क्या हो, मिक्सचर उसका बने सर्वर फ्रिक्वेंसी के साथ में, अलग अलग वेवलेंथ की लाइन इस तरह से चलती है तो वो मिलकर क्या बनाती है, एक स्वर बनाती है, एक नोट बनाती है। तो कई आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनि को भी अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सर्वल फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कहा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्या नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण किस किस नियम की व्याख्या नहीं करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल डज नॉट एक्सप्लेन, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, ये खींचता है। तो देखो हम बिल्कुल जानते हैं कि हमने बचपन से सीखा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या है, हम सब नीचे की तरफ खींचते हैं। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। सेकंड में देखिए पृथ्वी के चारों ओर की चंद्रमा, जिससे पृथ्वी है चंद्रमा इसके चारों तरफ गति करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। तो इस बात को भी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण एक्सप्लेन करता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ये भी बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। डी, ज्वालामुखी उद्देदन, ये डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्केनो एरप्शन, ये क्या है, ये जो हम ये कहें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नहीं होता है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहा गया, अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, द इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस। तो आपको पता होगा कि जब हम पढ़ते हैं इस तरह से हमने जब स्ट्रक्चर बनाई थी, प्लांट टिश्यूज की स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो हमने देखा था कि हमने यहाँ पे बहुत सारा स्पेस छोड़ा था पेरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में। स्क्लेरेन्काइमेटस देखो क्या होती है, डेड सेल्स होती है, कोलेनकाइमा के बीच में बहुत ज्यादा लिग्निन होता है तो वहाँ पे भी स्पेस नहीं होता है, लेकिन पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब कि उसके दो कोशिकाओं के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। इस तरह से सेल्स होती है देखो इस तरह से ना, तो इनके बीच में ये बहुत सारा स्पेस है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान या इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है उनके बीच में जो इंटरकोशिकीय जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहा गया है, जो एक त्वरित गति नहीं है, विच इज नॉट एन एसिलरेशन मोशन। एसिलरेशन मोशन का मतलब है कि जिसके अंदर बिल्कुल भी एसिलरेशन ना हो, एक समान वेग, स्थिर वेग, ए एंड बी एंड वृत्तुल गति, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बोथ ए एंड बी एंड सर्कुलर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन भी क्या है, एक स्पीड से ऐसी तरह जो गाड़ी है वो चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, एक स्पीड से गाड़ी चल रही है, मतलब यहाँ पे क्या है कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, एकदम क्या है गाड़ी चल रही है, उसमें कोई कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। जबकि एक्सीलरेशन हम क्या कहते हैं, कभी स्टार्ट हुआ कभी कम, कभी स्टार्ट कभी कम ना, फर्स्ट पॉइंट और हम लेते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो इसमें क्या है एक ही स्पीड से चल रही है, तो वहां पे कोई भी क्या नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड डी। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबोकर रखा। कुछ दिनों के बाद में उसने जड़ों को देखा तो जो आकार में बढ़ रही थी। इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित एक उत्तक का नाम बताइए। अ स्टूडेंट पेज एन अनियन पार्शियल डिप इन वाटर आफ्टर फ्यू डेज द ही ऑब्जर्व द रूट विच ग्रो इन साइज द टिश्यू प्रेजेंट द टिप ऑफ द रूट। तो देखो टिप पर जो, जैसे कि ये अनियन लो तो इसकी जो टिप पर है, टिप पर क्या होगा, इसका शीर्षक विभज्योतकी मतलब कि एपिकल मेरिस्मेटिक। हमें पता है कि टिप पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो बार बार इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, और एपिकल क्योंकि टिप पर है इसलिए कहा गया है। तो इसमें बार बार क्या होते हैं, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इसलिए मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, विभज्योतकी उत्तक कहते हैं इसको। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें वो बतानी है संकल्पना और अधिकरण भी क्या क्या इसके अंदर सही है। तो ये रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, अभिकथन क्या है। जब प्रकाश की किरण को एक कोलाइड विलयन से गुजरती है तो वो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडी सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जब भी क्या है एक लाइट बीम गुजरती है कोलाइडी सॉल्यूशन से तो क्या है, हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। सेकंड, कोलाइड विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन वे आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल बट कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। वही तभी तो क्या करते हैं, वो कण तो छोटे होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, जो लाइट की जो पथ में आ रहा है ना उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए कि दोनों ही सही है और एकदम उसकी व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब क्या कहा गया है यहाँ पे। 18 क्वेश्चन ये रहा। लाइसोसोम की कोशिका में सफाई तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। लाइसोसोम आर नोन एज द क्लींजर ऑफ द सेल। सेल को क्लीन करने के काम नाम से भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं कि सेल के क्लीन, हालांकि इसको हम ये कहते हैं कि सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है इसको, लेकिन क्लींजर होती है ये, सेल को काम जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लीन करने का काम करती है। अब लाइसोसोम में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बन पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। अब क्यों क्लीन करेगा, क्योंकि इसके पास में कुछ ऐसे, क्यों आंसर लगा दो ना तो क्वेश्चन बन जाता है। एंजाइम प्रेजेंट बिकॉज एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम आर पावरफुल इनफ टू ब्रेक डाउन द ऑल ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि आंसर जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और उसका रीजन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है। एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। अ शार्प आक्स कट शिफली, मतलब कि इजीली है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। द इफेक्ट ऑफ द थर्स्ट डिपेंड ऑन द एरिया विच एन एक्ट। देखो स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या है, सही है दोनों ही, लेकिन जो सेकंड आर है वो क्या है, उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बी आ जाएगा कि भाई क्या है, सही तो है स्टेटमेंट दोनों, लेकिन जो बी है वो उसकी प्रॉपर व्याख्या, ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 28 में क्या कहा गया, खरपतवार फसल के लिए हानिकारक होते हैं। बिल्कुल सही है। खेत में अवांछनीय पौधा फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। अब खरपतवार जो है वो फसल के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, खेत में जो अवांछनीय पौधा लगता है ना उसे हम खरपतवार कहते हैं। वो क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे कि क्या है, एक प्रतिस्पर्धा, एक कॉम्पिटिशन आ जाता है। वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप बिकॉज अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड कम्पीट टू फॉर न्यूट्रिएंट विद द क्रॉप्स। तो यहाँ पे भी क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपने देखे 1 to 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे सभी क्वेश्चन। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 21। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परख नली में तापमान बढ़कर 303 केल्विन हो गया। इस तापमान को सेल्सियस में बदलें। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इन द टेस्ट ट्यूब इंक्रीज 303 केल्विन। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 303 को हम क्या करेंगे, केल्विन को जब हम क्या करते हैं, केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 273 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। जब आप माइनस करोगे तो 30 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या कहा गया है, इस तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी। व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो पानी कैसा होगा, तरल अवस्था में होगा। पानी यहाँ पे कैसा होगा, तरल अवस्था में। यहाँ पे आप लिखेंगे लिक्विड अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, वाटर होगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये जो क्वेश्चन है अभी तक जो सेक्शन
ए था उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, अब है सेक्शन बी जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको मेरे चैनल पर सभी टाइप के सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से देखकर इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं और अपनी रिविजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक छात्र एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 16 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखता है 6, 2, 8, क्या ये सही है, स्पष्ट कीजिए। अ स्टूडेंट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 16, 6 to 8, इट इज करेक्ट, एक्सप्लेन। तो देखो सबसे पहले तो ये करेक्ट नहीं है, हम लिख देंगे कि नहीं ये करेक्ट नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया नो। अब इसका रीजन बताओ। देखो रीजन आपको समझना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया था KLM, एक सेकेंड, KLM और N, ये क्या होती है, शेल्स होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले सबसे अंदर की जो शेल होती है K, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद आती है L के अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद M में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कहा गया है कि एक ऐसा उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया जिसका है 16 उसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे अंदर उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने थे, उसको उसने यहाँ पे देखो ये गलत कर दिया, सीक्वेंस गलत कर दिया। उसके बाद उसने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लगाने थे और सबसे बाहर वाली शेल पर जो M शेल है उसके अंदर उसको क्या लगाने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से उसको अरेंज करना था 2, 8, 6 को, जिसके उसने क्या किया है 2, 6 to 8 किया है, जो कि गलत हो गया क्योंकि हमें पता है सबसे अंदर जो शेल है K शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने थे, तो 2, 8, 6 में उसको लिखना चाहिए था। फर्स्ट हमारा हो गया, एक्सप्लेन भी आप लोगों को कर दिया गया है। अब देखो आगे क्या कहा गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन L शेड ऑफ एन एटम। अभी हमने देखा K, L, M और N। तो देखो यहाँ पे K में कितने होने थे, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो आप K में लिखेंगे 2, L में लिखेंगे 8, M में भी 8 हो सकते हैं और N में भी 8 हो सकते हैं। लेकिन देखो अभी क्या यहाँ पे पूछा गया है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे 6 की M में कितना है 6 है और L में यहाँ पर कितना है 8 इलेक्ट्रॉन। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। ठीक है, एक परमाणु के L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते अधिकतम। यहाँ पे देखो K में 2 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, L में 8 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखो 23, दिए गए चित्र में एक कोशिकांग दिखाया गया है जो सीधे केंद्रक से जुड़ा है। In this given picture, a organelle show in which directly connect to the nucleus। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सेल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, सबसे पहले याद करो। अब देखो इस कोशिकांग और आर कण को पहचान कीजिए जो कि कोशिकांग से जुड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल्स एंड द पार्टिकल आर अटैच टू द ऑर्गेनेल्स। तो देखो सबसे पहले जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उससे क्या जुड़ा होता है, उससे जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में जो उन्होंने पूछा है कोशिकांग पूछा है या जो ऑर्गेनेल्स पूछा है उसमें आप लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे लिख दिया आपने, या हिंदी में लिखेंगे अंतःप्रद्वे जालिका, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने पूछा जो आर है, तो जो अंतःपर्दा जालिका होते हैं ना उस पर डॉट 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 हम लगाते हैं। 2 टाइप की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो आर है वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स। हम इसको लिखते हैं राइबोसोम। क्या लिखते हैं इसको, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइबोसोम्स। ठीक है, ये आर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक में आपने लिख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे में लिख दिया आर। नेक्स्ट में क्या कहा है, आर का मुख्य कार्य लिखिए। राइट द मेन फंक्शन ऑफ द आर। तो आर का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन को बनाना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोटीन, एक सेकेंड, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये याद करना है साथ में, मतलब कि प्रोटीन जो बनाने का काम है वो कौन करता है, प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, या प्रोटीन संश्लेषण हिंदी में लिख दीजिएगा आप, प्रोटीन संश्लेषण, ये हो जाएगा आर का कार्य। तो आर मतलब कि राइबोसोम्स का कार्य। डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम का कार्य क्या है, तो आप लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 10 मीटर के वर्ताकार पथ पर चलते समय 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। While moving a circular path 10 मीटर, what will be the distance and displacement and object completing 15 टन। देखो इस तरह से यहां से लेके यहां तक का क्या दूरी है 10 मीटर।
यहाँ से शुरू करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना मीटर लगता है, 10 मीटर। और इस तरह के 15 चक्कर लिए हैं, इस तरह के टोटल 15 चक्कर लिए हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले हम देखते हैं कि टोटल दूरी या डिस्टेंस कितना हुआ। तो एक चक्कर कितना था, 10 मीटर का, 15 चक्कर कितना हो जाएगा, 150। तो टोटल जो हम ये कहेंगे दूरी, ध्यान से सुनिएगा, टोटल दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन देखो यहीं से शुरू होकर यहीं पर आ गया, तो हम कहते हैं विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 24 क्वेश्चंस कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब हम 25वां क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही साथ में करेंगे। गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू पुट वाटर इन ड्यूरिंग समर सीजन एंड वाई? तो देखो क्या कह रहे हैं, गर्मी में पहले तो किसका करेंगे, क्ले पॉट का या ग्लास प्लॉट का? तो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा, क्ले पॉट का। हम मटके का यूज करेंगे गर्मी के सीजन में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्यों करते हैं, क्योंकि मटके के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी से पोर होते हैं, जिससे क्या होता है, इवेपोरेट होता है, और जो पानी है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए हम मटके का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आंसर को लिखेंगे हम। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या कहा गया, मिट्टी से बने बर्तन में जैसे कि मटका या सुराही में आदि में असंख्य महीन छिद्र होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से बर्तन में भरा जल रिस कर बाहर आ जाता है और वायुमंडल की गर्मी से वाष्पित हो जाता है। तो इन छिद्रों से क्या होता है, जो पानी है वो बहुत छोटा छोटा पानी बहुत बूंदों के रूप में बाहर आता है और वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो मटका है उसका टेम्परेचर कम रहता है, और जो हम ये कहेंगे मटका है जो ठंडा रहता है, जिसकी वजह से उसका पानी क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो देखिए आंसर, यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले सच एज मटका जग हैव इनमेरेबल फाइन होल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, इसके अंदर फाइन होल्स होते हैं। द वाटर फिल्ड इन दीज वेसल्स सीप्स आउट थ्रू दीज होल्स एंड इवेपोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द एटमोस्फियर, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जो मटका है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और पानी उसका ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 35 किग्रा द्रव्यमान की एक लड़की 10 सेकंड में 12 सीढ़ियां चढ़ती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो शक्ति ज्ञात कीजिए। अ गर्ल मास 35 रन अप अ लैडर टू 12 स्टेप इन 10 सेकंड। इफ द हाइट ऑफ द ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द पावर। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले द्रव्यमान mg कितना हो जाएगा, 35। अब इसे मैं न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो 10 मीटर सेकंड से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 न्यूटन आ जाएगा। अब ऊंचाई, हाइट कितना जो चल रही है, 12 उसने स्टेयर्स है, और उसकी हर, जैसे कि ये स्टेयर है तो हर स्टेयर की जो ऊंचाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और टोटल कितनी है, 12 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 2.4 मीटर हो जाएगी। टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। अब शक्ति या पावर कितनी है, इसका फॉर्मूला होता है mgh डिवाइडेड बाय t। तो m कितना है, 350, और जो h है वो mg कितना है, 350, और h कितना है, 2.4 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो 84 वोल्ट यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी के और में एक क्वेश्चन दिया गया है कि बल द्वारा किया गया कार्य या तो ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है। प्रत्येक स्थिति का एक उदाहरण दीजिए। द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच कंडीशन। तो देखो क्या है कि काम जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। पहले तो अगर कोई काम हम उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अगर हम एक अलमीरा को धक्का लगा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा बल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और जो अलमीरा है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब हम कुछ काम कर रहे हैं और उसका क्या है, रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से काम किया जा रहा है और यहाँ से किया जा रहा है, तो इस समय ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले आंसर को समझते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर देखिए, जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। मतलब कि एक अलमीरा यहाँ, आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि एक अलमीरा यहाँ लगी है, उसको इस तरह से धक्का दिया जा रहा है, तो धक्का देने वाला भी इधर है और वो बल भी इस तरफ लगा रहा है, तो ऐसा बल क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। मतलब यहाँ से आप रस्सी खींच लो, मान लो यहाँ पे कोई चीज रखी है, उसको आप रस्सी खींच के इस तरफ ला रहे हो, आप यहाँ से फोर्स कर रहे हो, यहाँ से फोर्स कर रहे हो, बल इधर से लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। मतलब कि देखो बल क्या है, आप उल्टी दिशा में लगा रहे हो, विपरीत दिशा में लगा रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो बल है वो ऋणात्मक हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है, when an object move in horizontal surface the force and displacement in same direction। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, hence work is done positive।
बस ये लाइन याद कर लो कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। जब क्या हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स लगाई जा रही है और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स भी इधर से लगाई जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर, और आप किसी चीज को खींच रहे हो, कुछ भी आप लगा लो, चाहे एक घोड़ा का, हम ये कह सकते हैं कि एक अलमीरा को बांध कर खींचा जा रहा है अपनी तरफ, तब भी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और उसको धक्का लगाया जा रहा है अगर अलमीरा को, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि धक्का आप उसी डायरेक्शन में लगाओगे जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप दोनों ही एग्जांपल अपनी तरफ से लिख दिए सकते हैं, समझना अभी जरूरी है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, समस्थानिक और समभारिक से किस प्रकार भिन्न है, मतलब कि हाउ आर द आइसोटोप डिफरेंट फ्रॉम द आइसोबार्स। आइसोटोप आइसोबार से किस तरह से डिफरेंस है। समस्थानिक के 3 उपयोग बताइए, राइट 3 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। तो दोनों ही क्वेश्चंस को ए और बी को हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखिए आइसोटोप। Isotope, such atom of same element whose nuclei have the same number of proton and different number of neutron, जिसके अंदर क्या होता है, सेम नंबर प्रोटॉन्स के सेम नंबर होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो अलग अलग होते हैं, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। जबकि हम कहते हैं आइसोबार क्या है, सच एटम डिफरेंट एलिमेंट वूज हैव न्यूक्लियाई डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे गलत लिखा गया, न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो डेफिनेशन को समझो, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जहां पे प्रोटॉन सेम होता है और न्यूट्रॉन अलग होता है, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। और आइसोबार हम किसको कहते हैं, जहां पे प्रोटॉन सेम होता है और न्यूट्रॉन्स क्या हो, जहां पे प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे आइसोबार्स कहते हैं। अब 3 एप्लीकेशंस बतानी थी, तो देखो क्या कहा गया, देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप इन पावर जनरेशन, इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजन एंड द डिटरमाइन ऑफ द एज ऑफ रॉक की एज को पता करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो आइसोटोप है उसका यूज करते हैं। देखिए आंसर, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नाभिकों में क्या है, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, उसे समस्थानिक कहेंगे। समभारिक विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उन्हें समभारिक कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत, अब इनका हमें उपयोग बताना था, क्या क्या है, विद्युत के उत्पादन पे, विस्फोट तैयार करने में, चट्टानों की आयु पता लगाने में हमें क्या किया जाता है, समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहा गया, जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है, विच गैसेस वर एक्सचेंज एट द साइट ऑफ द सेल इन एनिमल। तो एनिमल की सेल हो चाहे प्लांट की सेल हो, मेनली कौन कौन सी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों ही गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक सेल से दूसरी सेल में ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज किसका होता है, दोनों ही में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, वाई सेल इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। तो कोशिका सेल ही एक ऐसी एक छोटी यूनिट है जो क्या होती है, स्ट्रक्चर, उसकी जो एक संरचना है वो फिक्स होती है और उसका कार्य क्या होता है, फिक्स होता है, और यही सारी सेल्स मिलकर क्या करती है, पूरी बॉडी को यूनिट बनाती है, पूरी बॉडी का काम करती है। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। देखो आंसर में क्या लिखेंगे, कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है, इसकी संरचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। इसकी ये हटा दीजिए, कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। अलग अलग कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है, और कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि हर एक कोशिका की संरचना अलग अलग होती है और हर एक कोशिका का कार्य अलग अलग होता है और फिक्स होता है, ये कार्य यही कोशिका करेगी। इसीलिए हर कोशिका की संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहा गया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, इट इज फॉर्म बाय द मेनी सेल्स, द शेप एंड साइज ऑफ सेल correspond to their specialized functions. Due to the cell organelles, a cell survive and perform its all function. Hence, the cell is called that structural and functional unit. क्या कहा गया है कि सेल एक बेसिक जो एक ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मैनी सेल से बना हुआ है और हर एक सेल की शेप एंड साइज क्या है, अलग अलग है। ड्यू टू दिस, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके अंदर वो उसका फंक्शन करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहा गया, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, नामांकित चित्र भी बनाइए। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑल्सो ड्रा अ लेबल डायग्राम। तो न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। तो देखो ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में आप इस तरह से न्यूरॉन लिख सकते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से आप इस डायग्राम को बनाइए। और 5 नंबर के डायग्राम में भी आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे केंद्रक लिख दीजिएगा, डेंड्रॉइड, एक्सॉन, डेंड्राइड और एक्सॉन लिख दीजिएगा, और नर्व एंडिंग, बस ये 4 नाम लिखने हैं इसके अंदर, और आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसमें अपने डायग्राम अपने 6.12 में आप अपना डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसके घटक क्या है। व्हाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। देखो क्या आंसर है, ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज लिक्विड। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो क्या है, लिक्विड है, इन विच सेल आर स्कैटर्ड, दैट्स व्हाई ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें कौन कौन से इसके फैक्टर्स है, देखो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स याद होने चाहिए बिल्कुल आपको, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देखो क्या कहा गया, रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अंतरा कोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स रक्त के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बाद में करवाऊंगी, पहले हम जो रिटन क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। ये देखो 31 भी बाद में करवाऊंगी भी आपको, और 32 भी क्वेश्चंस बाद में कराऊंगी। फर्स्ट हम 33 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, कृषि को लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न फसल पैटर्न क्या है, किन्हीं 3 पर चर्चा कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्ट टू मैक्सिमम बेनिफिट, डिस्कस इन एनी 3। तो इसका आंसर देखिए कौन कौन से होंगे, मिश्रित फल, अंतरफल और फसल चक्र, मिक्स्ड क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इनको आपको एक्सप्लेन करना है। मिश्रित क्रॉप क्या होता है कि अलग अलग फसल्स को आप इस तरह से लगा सकते हैं। अंतरक्रॉप में मतलब कि 2 फसल के बीच में इस तरह से यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि आप कौन सी फसल लगाएंगे, मतलब यहाँ पे सेम और यहाँ पे अलग। और मिश्रित में कि अलग अलग फसल लगा रहे हैं। फसल चक्र का मतलब कि आपने 3-4 फसल का सीजन वाइज, इस सीजन में ये लगेगी फिर ये लगेगी, इस तरह से एक रोटेशन बना दी है। तो ये हो जाएगा मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। अब आता है खंड डी या सेक्शन डी, जिसके अंदर 34 से 36 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से करने हैं उनको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, यहाँ पर देखते हैं, ये रहा, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, उनमें उपस्थित आयन और ऋणायन भी लिखिए। Write down the chemical formulas of the following components. Also write the ions, cation and anion present in them. Okay, सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले देखो सोडियम नाइट्रेट को किस तरह से लिखते हैं, ये सोडियम और ये नाइट्रेट हो गया। अब इसके अंदर हमें बताना है धनायन और ऋणायन। तो Na क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और NO3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। सेकेंड उन्होंने पूछा है अमोनियम सल्फेट। तो देखो अमोनियम सल्फेट में क्या होगा, NH4 की ट्वाइस और SO4, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम सल्फेट का। अब इसके अंदर अमोनियम आयन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और SO4 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये इसके धनायन, कैटायन और एनायन हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या होगा, Al2 और O3 क्या हो जाएगा, Al2 और O3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। Al क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Al2 प्लस हो जाएगा, और O3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करते हैं Al2 और O3 की, कैटायन और एनायन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम देखते हैं क्या कहा गया है। आयन क्या होते हैं, उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकों में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात क्या है, और परमाणुकता को परिभाषित कीजिए। इन तीनों ही क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। तो देखिए फर्स्ट में क्या आंसर हो जाएगा, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं, इन कणों पर ऋण और धन आवेश होता है। ऋण आवेशित को ऋणायन कहते हैं और धन आवेशित को धनायन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल ऐसे, सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है, धनायन है, जबकि क्लोराइड क्या है, ऋणायन है। एक आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पूछा गया था कि किसी रासायनिक यौगिक में अवयव तत्वों के भारों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात कहते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक में जो तत्व होते हैं ना, ध्यान से समझो क्या
क्या कहा गया है, पहले तो आयन समझ में, जिसपे भी कुछ प्लस और नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कह देंगे, आयन कह देंगे। सेकंड क्या है कि कोई भी रासायनिक यौगिक है उनमें जो अवयवी तत्व है ना उनमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब उन्होंने पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 है, और जबकि ऑक्सीजन का हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का क्या है, क्योंकि कार्बन का एक अणु है, जबकि ऑक्सीजन का कितना, देखो यहाँ पे हटा के बताती हूँ, CO2 है ना, इस तरह तक। तो कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन में एक में कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 32, तो अनुपात कितना हो गया 12:32 का अनुपात हो गया। लेकिन अब इसको कट कर दो क्योंकि रिड्यूस फॉर्म निकालनी होता है, 3/8 का यहाँ पर अनुपात हो गया। नेक्स्ट पूछा गया था परमाणुकता क्या होती है, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम परमाणुकता कहते हैं। देखिए क्या कहा गया है, चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयंस। आयन आर चार्ज पार्टिकल हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज called anion and the positive charge called an cation. Sodium chloride consists positive sodium ions and negative chloride ion present in the consist particles. अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, देयर इज ऑलवेज डेफिनेट रेशियो ऑफ द वेटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, कार्बन डाइऑक्साइड में पूछा था, तो CO2 में अभी समझाया मैंने, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है CO2 का, C का कितना है 12 ग्राम, और O का कितना होता है 16, लेकिन O कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा 12/32, और आंसर कितना आ जाएगा 3.8। उसके बाद एटोमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटोमिसिटी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तीनों ही, व्हाट आर आयंस, और ये तीनों ही क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक प्रयोग के दौरान रीमा ने एक द्रव्य में कुछ किशमिश रखी, कुछ देर बाद उसने देखा कि किशमिश का आकार बदल गया, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। उस विलयन की प्रकृति या प्रकार क्या हो सकता है जिनमें इन किशमिश को रखा गया होगा, इस परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। क्या होगा यदि हमने इन फूली किशमिश को चीनी के अत्यंत संतृप्त विलयन में रख दिए। पहले हम इसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट रीमा प्लेस्ड अ फ्यू रेजिन इन अ लिक्विड। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व दैट शेप ऑफ द रेजिन चेंज एंड शो इन द पिक्चर। What could be the nature type of the solution in which these resin are placed? Explain the reason for the change. What will happen if we put these resin in a highly saturated sugar solution? तो देखो सबसे पहले क्या है, किशमिश ली उन्होंने और उसको क्या किया, वाटर में रख दिया। वाटर में रखने से क्या हुआ, जैसे कि देखो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये हमने किशमिश ली, जब इसको हमने पानी के अंदर रख दिया तो क्या होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये, तो क्या होगा, पानी इसके अंदर जाएगा। जब पानी इसके अंदर जाएगा तब क्या हो जाएगा, जो किशमिश है वो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, ये सॉल्यूशन कैसा था, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब सेकंड में क्या बात आती है, सेकंड में अब इसको हमने क्या रख दिया, बहुत ज्यादा चीनी जिसके अंदर है हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, तो अब क्या आएगा, बाहर कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। बाहर कैसा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया तब क्या होगा, जो पानी है वो क्या होगा, किशमिश से बाहर आएगा, और जो सेल है वो क्या हो जाएगी, जो सेल मतलब कि जो किशमिश है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, एकदम क्या हो जाएगी, पानी उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या होगा यहाँ पे, व्हेन रेजिन आर प्लेस्ड इन वाटर, वाटर कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दे स्वेल ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस। क्या होगा, पानी क्या होगा, वाटर जो है उसके अंदर जाएगा, रेजिन के अंदर जाएगा, जिससे कि वो क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी। वाटर विद द हायर कंसंट्रेशन एंटर इन द रेजिन, वो वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। सेकंड क्या है, व्हेन रेजिन आर प्लेस्ड इन अ शुगर सॉल्यूशन, जो कि क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दे विल स्ट्रिंक ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस, मतलब कि अब पानी क्या हो जाएगा, बाहर, एक्सो मतलब कि बाहर निकल जाएगा, ऑस्मोसिस। देखो हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, जब किशमिश को पानी यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि अति संतृप्त असंतृप्त, इसको थोड़ा हिंदी में आप देख लीजिएगा, आपका ये जो सेल वाला चैप्टर है वहां से लिया गया है, में रखा जाता है, तो वो एंडोस्मोसिस के कारण क्या होती है, फूल जाती है, पानी अंदर जाता है, अति उच्च सांद्रता वाला पानी किशमिश में प्रवेश करता है। जब किशमिश को चीनी के घोल में डाला जाता है, जो कि कैसा है, हाइपरटोनिक घोल है, में रखा जाता है, तो एक्सोस्मोसिस के कारण जो सेल है, या जो हम ये कहते हैं कि जो किशमिश है वो सिकुड़ जाएगी। अब इसके और में क्वेश्चन है, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ प्लांट एटलीस्ट 6 पार्ट, आपको क्या करना है, उसका नामांकन करना है, उसका डायग्राम बनाना है। तो आइए देखते हैं आंसर।
देखिए ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे बाहर देखो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे सेल वॉल लिखेंगे, क्योंकि प्लांट सेल है ना, सेल वॉल लिखेंगे, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली, सेंटर में न्यूक्लियस या केंद्रक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लांट सेल की बात है तो आपको बड़ी वैक्यूल दिखानी पड़ेगी, रक्तधानी दिखानी पड़ेगी। अच्छा एक सेकेंड, प्लांट सेल और एनिमल सेल, अब इसके अंदर यहाँ पे प्लांट सेल ही पूछी गई है, लेकिन आपको दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लेबलिंग जरूर, आप जैसे साइटोप्लाज्म आप लिख देंगे, इसके अंदर लेबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करके जानी है। जैसे कि पहले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि देखो लार्ज वैक्यूल होती है, इसके अंदर बड़ी राजधानी होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होकर नीचे की तरफ हो जाता है, थोड़ा साइड में हो जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम को आप जरूर पादप और प्लांट सेल और एनिमल सेल को जरूर अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कारण बताने हैं। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 5 नंबर के हैं। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। रुकी बस तेज गति से चलने पर यात्री किस दिशा में धक्का महसूस करेगा या गिरते हैं। जब एक बस रुकी हुई बस है, एकदम से चलती है, तो धक्का किस तरफ महसूस करेंगे हम, पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हैं ना। ठीक है, अब इसका रीजन देख लेंगे क्या है। एक फील्डर कैच पकड़ते समय गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ नीचे खींचता है। जब वो कैच लेता है तो अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी तीनों के आंसर लिखवाऊंगी। समान वेग से गतिमान ट्रक और एक कार के बीच किसका संवेग अधिक होगा, क्योंकि देखो चाहे समान वेग से गतिमान ट्रक चल रहा हो या कार चल रही हो, तो जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसी का क्या होगा, संवेग ज्यादा होगा। क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन डज द पैसेंजर फॉल व्हेन अ बस एक्सीलरेट फ्रॉम द रेस्ट। A fielder pull his hand gradually with his the moving ball while holding a catch, which will have greater momentum between a truck or a car moving with a same velocity। तीनों ही क्वेश्चंस करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। यहाँ पे किस नियम के कारण, जड़त्व के नियम, कि जब कोई वस्तु पर बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता तब तक वह क्या है, विरामावस्था में रहती है। तो क्या होगा, वो तो अपनी विरामावस्था में, लेकिन एकदम से गाड़ी चल पड़ेगी, लेकिन वो वस्तु जो पैसेंजर बैठा है वो उसी पोजीशन में रहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ गिरता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। सेकेंड क्वेश्चन में क्योंकि कैच पकड़ने का समय बढ़ जाएगा और बदले में गति को कम कर देगा, जो क्या होगा, एकदम से फ्रिक्शन है उसको कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर बटा समय। ध्यान से समझो क्या कहा गया है। क्यों हाथ नीचे की तरफ करता है, क्योंकि एक तो समय बढ़ जाएगा, जब समय बढ़ जाएगा तो जो परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या हो जाएगा, जो बल है वो क्या, फोर्स कम लगेगी ना, एकदम चोट कम लगेगी अगर वो धीरे से हाथ अपने नीचे कर लेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान ट्रक का संवेग उसी गति से चलती हुई कार की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होता है। क्यों, दोनों अगर बराबर स्पीड से चल रहे हैं, संवेग से चल रहे हैं, लेकिन जो संवेग है वो किसका कम ज्यादा होगा, जो ट्रक है उसका ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वेट क्या है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, द लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट unless an extreme force act on an object will remain at its प्रेजेंट स्टेट ऑन रेस्ट और मोशन। अगर कोई भी चीज उसी पोजीशन में है और एकदम से उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है, किसी मतलब गाड़ी के अंदर कोई बैठे है, तो क्या है, वो उसी पोजीशन में, जो पैसेंजर है वो उसी पोजीशन में रहता है, लेकिन गाड़ी चल पड़ती है, तो इसीलिए क्या है, पैसेंजर पीछे की तरफ धक्का, पीछे उसको लगता है कि पीछे की तरफ धक्का लगा है, तो इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड में क्या था, बिकॉज इंक्रीज द होल्डिंग टाइम विच टर्न रिड्यूस द मोमेंटम, मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम एंड डिवाइडेड बाय टाइम। The momentum of a moving truck is greater than that is a car moving the same speed because the mass of the truck is greater। जो ट्रक का मास है वो क्या है, ग्रेटर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई कर रहे हैं। सेक्शन ई में 37 to 39 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 37 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना है, जिसे पदार्थ कहते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण किया जाता है। अवयवों की प्रकृति के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या है, जिसके अंदर सेम अवयव होंगे, जिसमें अलग अलग तरीके के अवयव होंगे, उसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। तो अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक छात्र ने परख नली में 50 मिलीलीटर पानी में अंडे के सफेद भाग की कुछ बूंदें मिलाई। पानी में अंडे की सफेद, तो इस प्रकार में किस प्रकार का मिश्रण निर्मित होगा, पहले इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बारी। मिक्सचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कंसिस्ट बाय अ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर वाटर ऑफ matter known as the substance, depending upon the nature of the component that have from a mixture we can have different type of mixture, homogeneous and heterogeneous। देखो अब क्या कहा जाता है, क्वेश्चन देखो आगे क्या रीड कहा गया है।
A student mix a few drop of egg white 50 ml water in a test tube. What type of a mixture will be formed in inside the test tube? तो टेस्ट ट्यूब में क्या है, वाटर है और एग व्हाइट है, तो ये कैसा होगा, हेट्रोजिनस। ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजिनस। या हम इसको लिख देंगे विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा है उन्होंने, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्रण और यौगिक बताइए। तो देखो मिश्रण में क्या हो गया, अलग अलग, अभी हमने पढ़े अलग अलग उसके अंदर जो अवयव होंगे, लेकिन जो यौगिक है उसके अंदर सेम अवयव होंगे। जैसे कि अगर हम मिश्रण की बात करते हैं तो रक्त क्या है, एक मिश्रण है। मिट्टी क्या है, एक मिश्रण है। हवा क्या है, एक मिश्रण है। पानी, पानी क्या हो जाएगा, यौगिक, क्योंकि यौगिक में फिक्स होता है, यौगिक में जो अवयव है वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। अब H2O ही वाटर बनेगा, H3O को हम वाटर नहीं बना सकते, तो ये क्या है, फिक्स है, इसलिए हमको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। दूध में क्या हो जाएगा, दूध भी एक मिश्रण होगा। और नमक, नमक क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो नमक और पानी यहाँ पे यौगिक हो जाएंगे, बाकी सभी यहाँ पर मिश्रण हो जाएंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड में तो ब्लड, सोयल, एयर, मिल्क, ये सब क्या हो जाएंगे, मिक्सचर हो जाएंगे। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप निलंबन मिश्रण किस तरह से तैयार करेंगे। निलंबन मिश्रण क्या होता है, देखो एक आपने पानी लिया और उसके अंदर आप मिट्टी डाल दो, तो जो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, निलंबन मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। अब हाउ विल यू फॉर्म अ सस्पेंशन मिक्सचर, क्या करेंगे, जब एक ग्लास आप लीजिए पानी, उसके अंदर मिट्टी डाल दीजिए, वो जो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन मिक्सचर हो जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं, इसके साथ पहले दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, उदाहरण से समझाइए। क्या कहा गया है, बर्निंग कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सप्लेन। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम क्या होता है, मेल्ट होता है। तो जब मोम मेल्ट होता है तो स्टार्टिंग में भी मोम था, मेल्ट होने के बाद में भी मोम बना है, तो वो क्या हो गया, इसका फिजिकल चेंज। लेकिन रासायनिक रिएक्शन भी होती है, क्योंकि कैंडल जब जलती है तो CO2 रिलीज होते हैं, धुआं निकलता है, तो क्या है, कुछ नई चीज फॉर्म हो रही है, जो हम उसे तो कहते हैं ना केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन, जब कुछ नया बनता है। तो कैंडल जलाने से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नया बन रहा है, इसलिए ये रासायनिक भी, और मोम तो मोम ही रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका भौतिक या फिजिकल चेंजेस। तो आइए देखते हैं दोनों ही आंसर। देखो क्या है, in the process of melting of wax is a physical change because wax can be brought back to solid state and no new substance is formed. And when wax vapor burn, smoke and carbon dioxide gas are produced, which are new substance. This is called chemical changes. तो दोनों ही हो रहे हैं physical and chemical changes. देखो यहाँ पे फर्स्ट निलंबन वाला क्वेश्चन। निलंबन एक विषम जातीय अथवा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में बहुमात्रा में निलंबित रहते हैं, जैसे कि गदला पानी, बुरादा, जल का मिश्रण, चॉक पाउडर या जल का मिश्रण। ये क्वेश्चन अभी इंग्लिश मीडियम में रह गया, अभी करवाती हूँ वहां पे भी। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रक्रम में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि मोम के वाष्प जलते हैं तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं, जो कि नए पदार्थ बनाते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यहां से देखिए, A suspension is a heterogeneous or heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve or largely suspend throughout the in medium. For example, muddy water, sweat water mixture, chalk powder and water mixture. हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन 38 क्वेश्चन। देखो 38 क्वेश्चन में क्या कहा गया, फटाफट रीड करते हैं। एक खेल प्रतियोगिता के दौरान एक एथलीट बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ जीत भी जाता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने के ठीक बाद उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। मेडिकल जांच से पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है, लिगामेंट या स्नायु फट गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिगामेंट किसे कहते हैं, मांसपेशियां अस्थियों से कैसे जुड़ी होती है, क्या अस्थि एक संयोजी ऊतक है, इसकी संरचना के आधार पर बताइए। उस ऊतक का नाम बताइए जो शीर्ष पर स्थित होता है और उसकी घिसने अथवा टूटने से रक्षा करता है। यह ऊतक नाक, बाहरी कान में भी मौजूद होता है, उसकी दो विशेषता बताइए। अच्छा, एक बार पहले क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि लिगामेंट किसको कहते हैं। तो जो बोन से बोन को जोड़ता है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। जो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं, या उसे हम टेंडन कहते हैं। ठीक है। और क्या अस्थि एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल हाँ, अस्थि एक क्या है, एक संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक क्यों है, इसका आंसर हम उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है ये वाला क्वेश्चन, अभी इंग्लिश मीडियम में भी समझते हैं। उस ऊतक का नाम बताइए जो अस्थियों के शीर्ष भाग पर होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं या उपास्थि कहते हैं उसको, क्योंकि वो क्या करता है, घिसने और टूटने से रक्षा करता है। इस ऊतक को नापने, और ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे कि बोन बहुत हार्ड होती है ना, तो ये जो उपास्थि है क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नाक और कान के बाहरी हिस्से में भी मौजूद होता है। इसकी दो विशेषता बताइए। एक तो ये सॉफ्ट होता है, घिसने और टूटने से रक्षा करता है, यही इसका काम इन्होंने खुद ने ही दे दिया है।
ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं, उसको समझते हैं। देखो क्या कहा गया, ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट एन एथलीट रन फास्ट एंड विन द रेस एंड जस्ट क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन ही मीट विद द एक्सीडेंट। ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इट इज फाउंड दैट हिज लेग बोन गेट फ्रैक्चर्ड एंड लिगामेंट इज। व्हाट इज लिगामेंट? अभी मैंने बताया बी प्लस बी कर दो। लिगामेंट में जब भी लिगामेंट आए बी प्लस बी मतलब कि बोन टू बोन, ठीक है। हाउ मसल्स आर अटैच टू द बोन, किस मसल्स जो है वो बोन से किस तरह से, ये मसल है और ये बोन है, तो इनका कनेक्शन किस तरह से जुड़ा होता है, उससे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, ठीक है। इट इज अ बोन इज कनेक्टिव टिश्यू, यस बोन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। आंसर द फॉलोइंग इन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, द नेम अ टिश्यू लोकेटेड इन द हेड ऑफ द बोन, कार्टिलेज, विच प्रोटेक्ट द वेयरिंग एंड टीयरिंग। दिस टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज एंड आउटर ईयर। देखो नोज हिलाकर देखो हिल जाता है ना, ईयर हिलाकर देखो हिल जाता है, क्योंकि जो कार्टिलेज होते हैं वो होता बोन जैसे ही है लेकिन सॉफ्ट बोन होती है, उसको इस तरह से कह सकते हैं। राइट टू करेक्ट। तो ये करते हैं सॉल्व। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, लिगामेंट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टू कनेक्ट टू बोन। लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है। टेंडन आर कोड ऑफ वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू मसल्स। टेंडन क्या करते हैं, बोन को मसल से जोड़ते हैं। थर्ड, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट गिव शेप ऑफ द बॉडी बाय द फॉर्मिंग ऑफ स्केलेटन। इट सपोर्ट द मसल्स एंड सपोर्ट टू द मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। अब नेक्स्ट है, कार्टिलेज एट द एंड ऑफ योर बोन रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है टू कीप देम फ्रॉम द रबिंग टुगेदर व्हेन यू यूज योर जॉइंट्स। इट इज ऑल्सो देन मेन टिश्यू इन सम पार्ट योर बॉडी एंड गिव देम देयर स्ट्रक्चर एंड शेप एंड स्ट्रक्चर देता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ये इसके मेन फंक्शन हो गए। उसको कहते क्या है, कार्टिलेज। देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा, लिगामेंट या स्नायु कहते हैं इसको, एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डी को अस्थि से जोड़ते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कंडरा सफेद तंतु में संयोजी ऊतक के कॉर्ड हैं जो अस्थि को पेशी से जोड़ते हैं, ठीक है। मांसपेशी से कौन जोड़ता है, अस्थि, मतलब कि हड्डी हो जाती है। अब अस्थि एक संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है तथा मांसपेशियों को सहारा देती है। शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देने का काम करता है तथा यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अब है, आपकी हड्डियों के अंत में उपास्थि होती है जो घर्षण को कम करता है। क्या होती है, अभी उन्होंने पूछा कि क्या होती है, उपास्थि या कार्टिलेज भी लिख सकते हैं आप। जब आप अपने जोड़ों का उपयोग करते हैं तो उन्हें आपस में रगड़ने से रोकता है। ये आपके शरीर के कुछ हिस्सों के मुख्य ऊतक भी हैं और उनकी संरचना और उन्हें आकार देता है। आपको मेरे चैनल पर सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 30 क्वेश्चन हम करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चन रह गए हैं, उन्हीं को भी हमें सोल्व करना है। बाकी सारा पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है। 30 के 2 पार्ट हैं, अथवा दिया गया, दोनों ही क्वेश्चन को करेंगे। एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, एक बाइक विरामावस्था से चलकर 3 मिनट 36 किलोमीटर का एक समान वेग प्राप्त कर लेती है। परिकलित कीजिए उसका त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने तक बाइक द्वारा तय की गई दूरी। A bike starting from rest maintain a uniform velocity of 36 km per minute. Find the acceleration and the distance traveled by the bike to attaining his velocity. तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमें यहाँ निकालना है, त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी। और जब विरामावस्था में थी तो स्टार्टिंग में u यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विरामावस्था में कहा गई है। v हमारे पास यहाँ पे 36 दिया ही गया है और टाइम यहाँ पर दिया गया है 3 मिनट। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो u यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। v कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 मिनट। तो देखो यहाँ पे हमें इन्हें किलोमीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर को हमें अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 18 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब करेंगे तो देखो 2 और 5 को 2 से करेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से 3 मिनट को हमें जब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 3 को किससे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 180 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पर आ गया। अब देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा था एक्सीलरेशन, त्वरण निकालना है, तो त्वरण को हम ए से आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2 इस डिवाइडेड बाय t। अब हमारे पास में तीनों है, u भी है, v भी है और t भी है। तो अब देखो a लिखा हमने, a की जगह a की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड लगाया, u की वैल्यू यहाँ पे 0 है और टाइम कितना है 180। अब एक्सीलरेशन में हम जब सोल्व करेंगे तो 0 हट जाएगा, अब यहाँ से ये कट जाएगा तो 1/18 मीटर पर सेकंड। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/18। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उससे पहले हमें जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा कि इसका आपको एक्सीलरेशन और त्वरण बताना है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। देखो
सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2s इक्वल वी की स्क्वायर माइनस यू की स्क्वायर, ये हमें पता है। तो अब देखो क्या करना है, हमें s यहाँ से निकाल लेना है, क्यों, हमें डिस्टेंस चाहिए, s क्या है, डिस्टेंस, तो हमें दूरी निकालनी है, तो s यहाँ से निकालेंगे। अब देखो u क्या है, 0 है, इसलिए u को हम यहीं छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे क्या बचा, v की स्क्वायर, और ये 2s यहाँ पर आ जाएगा, तो v की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। देखो फॉर्मूले को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज आपके पास में है उसको देखकर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो s हमें निकालना है, v भी हमारे पास में है और a भी हमारे पास में है। तो आगे सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, जो v की वैल्यू थी 10 मीटर सेकेंड, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास में 2 इंटू ए कितना है, 1/18, a कितना है यहाँ पे 1/18, तो जब a को 1/18 और यहाँ पे v की स्क्वायर थी, है ना, तो हम इस तरह से करेंगे। जब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 18 यहाँ पे क्या होगा, 18 यहाँ पर चला जाएगा। और इस तरह जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर है कितना आ जाएगा, 900। यहाँ पे आंसर देखो किस तरह से किया, एक बार दिखा देती हूँ। 10 × 10 यहाँ पे 2 और 1/18, 18 यहाँ पे चला जाएगा, 1/18 था ना, तो इसको हमने किया 9। तो अब जो हमारे पास में आंसर आया 900 मीटर, आंसर हमारे पास में जो आंसर आया है वो कितना है, 900 मीटर। और इसको अगर किलोमीटर में हम चेंज करेंगे तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, ये 0.9 किलोमीटर। तो हम 900 मीटर में आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत ही इजी भी, कैलकुलेशन भी बहुत ही इसके अंदर आसान है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो, एक बस गंतव्य स्थान ए से बी 36 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है और फिर ए पर 72 किलोमीटर की चाल से यात्रा करके लौटती है। मतलब ए से बी गई और बी से वापस ए आती है। परिकलित करना है बस की औसत चाल, बस द्वारा तय की गई दूरी जिसमें 3 घंटे का समय लगा हो, या एक बस द्वारा तय की गई दूरी जिसमें 3 घंटे का समय लगे है, और बस का विस्थापन। एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान है बट लैंग्वेज से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, a bus travel from a destination A to B with the speed of 36 km, then return back to A with speed of 72 km. स्पीड आपको निकालनी है, फाइंड द स्पीड, एवरेज स्पीड, सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इफ टेक 3 आवर कंप्लीट टू द जर्नी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर फॉर्मूला क्या जो बच्चे लगा देते हैं, डिस्टेंस a + b डिवाइडेड बाय 2, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी यहाँ नहीं लगाना है। a + b जब हम फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए तो वो कब लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, जब डिस्टेंस दिया जाता है, जब दूरी दी जाती है कि a से b की दूरी है 10 और B से A की दूरी है 10, मान लो ऐसे हमने ये मान लिया, ठीक है, A से B, और या इस तरह C पहुंचा इसकी 20 है। अगर डिस्टेंस दिया जाता है, दूरी दी जाती है, तब हम करते हैं 10 20/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 30/2 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है, यहाँ पर दूरी नहीं दी गई है, यहाँ पे चाल दिया गया है। क्या दिया गया है, चाल 36 किलोमीटर पर चार और 72 किलोमीटर पर घंटा, ये हमें स्पीड दी गई है। तो स्पीड के अंदर हम ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। तो स्पीड के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखो क्या होता है, यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं, स्पीड के फॉर्मूले 2। अब यहाँ पे दोनों की जो डिस्टेंस है, मान लो ये एक है और ये बी है, तो a + b, एक सेकेंड, यहाँ पे किस तरह से करते हैं, a × b और नीचे a + b। यहाँ a क्या है, a की चाल जो a की स्पीड थी, b क्या है, b की स्पीड, और नीचे क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें a से b और b से a में स्पीड दी गई हो, हमें दूरी ना दी गई हो, डिस्टेंस ना दिया गया, तो यहाँ पे भी हम इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए करते हैं, 3 चीजें निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, और तय की गई दूरी निकालनी है, हमको डिस्टेंस निकालना है, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया है, एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत दूरी निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। लेकिन जब हमें ये वाली औसत दूरी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था अभी, 2 × a × b + a + b। देखो ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप लिख लेना। इसमें क्या निकलती है, जब हमें चाल दी जाती है, जब हमें क्या दिया जाता है, स्पीड दी जाती है औसत, तब, और उस समय हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उस तरह से। तो देखो 2 × 72 × 36 डिवाइडेड बाय 2 × 72 × 36, और यहाँ पे 72 + 36 ये हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो ये वी नहीं आएगा, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास में इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें एवरेज स्पीड निकाली थी। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा कि उसको पूरा एवरेज स्पीड पता चल गया और वो कह रहे कि 3 घंटे तक चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड × 3।
एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई 3, हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, दूरी पता चल जाएगा। तो दूरी किस तरह से पता चलेगा, 48 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 144 यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, एक गाड़ी जो है वो चली है ए से बी तक और बी से वापस आई है ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपका फाइनल, आपका शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने कवर किया, क्या कवर किया, यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ पे आ गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई विस्थापन नहीं है, तो विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो यहाँ पे आप लिखेंगे, शून्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट, क्योंकि वो अपने वापस से इनिशियल जो शुरुआत का पॉइंट है उस पर लिख देंगे, और अगर आप सीधा शून्य भी लिख देंगे तो भी आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करते हैं 31 क्वेश्चन। देखो 31 क्वेश्चन में क्या कहा गया, मंगल का द्रव्यमान 6.42 10 की पावर 23 है, चंद्रमा का 1.80 10 की पावर 15 है। यदि मंगल और चंद्रमा के बीच की दूरी 1.15 10 की पावर 5 किलोमीटर है, तो मंगल द्वारा लगाए गए बल की गणना। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसी की वजह से सब कुछ टेंशन थी कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। द मास ऑफ द मास इज 6.4 10 की पावर 23 kg, द वन इज द मोशन 1.08 इंटू 10 की पावर 15, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द मून 1.1 इंटू 10 की पावर 5, कैलकुलेट द फोर्स। अब यहाँ पे जो g की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11। तो ये करते हैं सॉल्व। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ मास यहाँ पे लिखेंगे, चांद का या चंद्रमा का द्रव्यमान लिख दिया हमने, फिर सॉरी पहले मार्स का लिखेंगे, फिर मून का लिखेंगे द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, जो सारी चीजें क्वेश्चन में पहले वही लिख देते हैं, फिर जी की वैल्यू। अब हम यहाँ लगाते हैं फोर्स का फॉर्मूला, जी जो हमें फोर्स निकालना है उसका फॉर्मूला, तो क्या होगा, कैपिटल जी mn डिवाइडेड बाय d2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मार्स का, यहाँ पे लिख दिया मून का, और ये मून का, और यहाँ पे हमने लिख दिया 6.10। ये देखो फर्स्ट जो है ये जी की वैल्यू है, फर्स्ट क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दी गई थी, फिर हमने यहाँ पे मून का लिखा है, मार्स का लिखा है, फिर यहाँ पे मून का लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 2 बार आ जाएगा, मतलब यहाँ फॉर्मूले d2 है ना, मतलब डिस्टेंस 2 बार, तो 1.1 इंटू 10 की पावर 5, फिर 1.1 इंटू 10 की पावर 5, ये सीधी सी यहाँ पे था। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है जिसमें आपको शायद थोड़ा सा समय लगा होगा, तो कैलकुलेशन का इजी मेथड क्या है, जो 6.7 6.4 और 108 है, इनको एक तरफ ले आते हैं, यही इसका कैलकुलेशन का सबसे इजी तरीका है। और जो पावर्स है उनको सबको एक तरफ ले जाओ, तो हमने 10 की पावर ये -11 इस तरफ ले गए, +23 इस तरफ ले गए, आई थिंक 23 था यहाँ पे गलत लिखा गया, और 15 इस तरफ ले गए, और ये जो है पावर्स इन दोनों को माइनस में लिख दिया, -5 एंड -5, और 1.1 यहाँ पे रख दिया हमने डबल करके। ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 5.55 10 की पावर 18 आ जाएगा, बहुत ही आसानी से। देखो क्यों, यहाँ पे इतनी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पावर को यहाँ से हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगी एक पावर, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक बच गया ना, तो एक पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पावर्स में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है कोई बात नहीं, अगर आपने ये सही लिखा है तब भी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करते वक्त आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन दिया गया 32, एक ध्वनि तरंग 346 मीटर की चाल से गमन करती है, यदि उसकी तरंग दैर्ध्य 1.8 सेमी है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है, क्या उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है या श्रव्य है, स्पष्ट कीजिए। देखो क्या कहा गया, अ साउंड ट्रेवल्स एट स्पीड 346 मीटर पर सेकेंड, एक साउंड है जो 346 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, इट वेवलेंथ इज 1.8, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है, 1.8। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो देखो क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है, तरंग दैर्ध्य दिया गया है, या वेवलेंथ दी गई है, हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, फटाफट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विल द अबव साउंड इज ऑडिबल, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। देखिए साउंड ट्रेवल स्पीड, ध्वनि तरंग की चाल कितनी है, 346 मीटर सेकेंड, वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जब हम चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0.18 हमारा आंसर, 0.018 हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हमें निकालनी है, तरंग दैर्ध्य भी दी गई है, तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, U इक्वल किसके होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई V के। तो हमें U की वैल्यू दी गई है, कितना है 346, लैम्डा की हमें दी गई है, और V हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो बहुत ही आसानी से, कैलकुलेशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 19,223.3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हज़र्ट्स लिख देंगे हम आगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि क्या ये साउंड जो ऑडेबल है या ये ध्वनि सुनने योग्य है। तो देखो हमने कहा था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो भी जितनी भी साउंड है सब क्या है, ऑडेबल है, सब सुनने वाली है। तो ये 20,000 के बीच में ही आ रहा है, इसीलिए यस ये जो साउंड है ये क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ये जो साउंड है वो क्या है, ऑडेबल है। तो नेक्स्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस ये क्यों। और रीजन पूछा जाए तो क्यों, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से लेके, यहाँ पे लिख देते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक क्या आती है के बीच में आ रही है, इसीलिए ये साउंड जो है वो ऑडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया है जो कि केस स्टडी है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू गाइज।